हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ऑप्शंस है कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। फैजपुर के जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शंस हैं 389, 409, 429, 505। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 389। जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्यों का होना तय हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी, मूल संविधान सभा थी, उसमें जो सदस्यों का विभाजन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है वो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि चुने गए थे और देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि लिए गए थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि लिए गए थे, या उपर्युक्त सभी। जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो विभाजन हुआ था वो 3 तरीके से हुआ था। उनमें से जो 292 सदस्य निर्वाचित होकर आने थे प्रांतों से, उनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 195, 208, 225 और 235। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 208। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? अब देखो 1947 तक आते आते जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी रह गई थी? तो ऑप्शन है 289, 299, 324 और 333। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 299। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपको बताना है कि जो संविधान सभा है उसमें जो देसी रियासतों के सदस्य थे वो कितने थे? तो यहाँ पर जो संविधान सभा में देसी रियासतों से सदस्य चुनकर आए थे वो थे 70। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 70। उसके बाद है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुनर्गठित संविधान सभा है उसमें प्रांतों से कितने प्रतिनिधि आए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है 208, 229 और 249 और 289। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए, यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो एक प्रतिनिधि चुना जाना था वो कितनी संख्या के अनुपात में था? तो यहाँ पर ऑप्शंस है 8 लाख व्यक्तियों के आधार पर एक था, 10 लाख व्यक्तियों पर एक था, 12 लाख व्यक्तियों पर एक था, या 15 लाख व्यक्तियों पर एक था। जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? अब आपको ये बताना है कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनको किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, तो यहाँ पर प्रांतों की विधानसभा आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है बंगाल, चेन्नई, मुंबई,
संयुक्त प्रांत। तो आपको ये बताना है कि किसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे ज्यादा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। जो हड़प्पा वासी थे वो कपास की उत्पादन में सबसे आगे थे। उसके बाद है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो आपको बताना है हड़प्पा की खोज किसने की। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या फिर ऑप्शन जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में आ चुका है। तो ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। देखो यहाँ पर जो अगर हम बात करें बंदरगाह की तो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह थी वो थी लोथल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। उसके बाद है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी। तो ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चोहंदड़ो, लोथल। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो माप तोल की इकाई से परिचित थे। तो यह खोज कहां पर हुई है, यहाँ यह खोज हुई है लोथल में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा काल के जो वर्ग थे, लोगों को जिन वर्गों में बांटा गया था उनको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। सेकंड ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। जो हड़प्पा कालीन समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 भागों में बटा हुआ था। और वो वर्ग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ये है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 1935 में, 1942 में, 1901 में या फिर 1921 में। जो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है 1921। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। आपको बताना है कि ये जो 4 बातें कही गई हैं इनमें से कौन सी सही है। देखो, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। और डी ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। जो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में यही बात सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना और उनकी पूजा आराधना करना शुरू कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। ऑप्शन है ए है उचित समतावादी, बी है दास श्रमिक आधारित, तीसरा ऑप्शन है वो है वर्ण आधारित और चौथा ऑप्शन है वो है जाति आधारित। तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो आपस में किस तरीके से रहते थे, वहां पर सामाजिक पद्धति क्या थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा उचित समतावादी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं तो उनका निर्माण किन शासकों ने किया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा चंदेल राजपूत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो में जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। उसके बाद है, विजय स्तंभ कहाँ पर है। तो विजय स्तंभ आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी
लिंगराज मंदिर की नींव? तो ऑप्शन है ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या प्रताप रुद्रदेव ने। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भीम प्रथम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, भीम प्रथम उस समय वहां के गुजरात के शासक थे। उसके बाद हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो ये क्वेश्चन एसएससी में भी कई बार पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू विधि पर जो पुस्तक है मिताक्षरा वो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है ब्लैक पैगोडा क्या है, ये कहां पर है? देखिए ब्लैक पैगोडा ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम है। इसको जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये कोणार्क में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कोणार्क में जो है वो ब्लैक पैगोडा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके राजस्थान एग्जाम में पूछा जा सकता है और हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता ऑप्शन है यहाँ पर कर्नल टाड को, जादूनाथ सरकार को, कनिंगम को या विलियम जोन्स को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नल टाड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? जो तारामंडल की संख्या है अंतरिक्ष में वो है 88। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो ऑप्शन है बुध ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर या मंगल ग्रह पर। जो निक्स ओलंपिया पर्वत है वो है आपके मंगल ग्रह पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि 4 प्लेनेट गैसियस प्लेनेट है और 4 प्लेनेट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है यानी पार्थिव ग्रह। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ऐसे ही अगर हम बात करें गैसों से बने हुए ग्रह कितने हैं, वो भी 4 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आपको बताना है जो 4 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं उनमें से जो दिए गए ऑप्शन में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और ये जो है 4 ग्रह ये क्या है आपके पार्थिव ग्रह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन शनि ग्रह दिखाई दे रहा है वो पार्थिव ग्रह नहीं है, वो गैसियस प्लेनेट है। इसके चारों ओर रिंग भी पाई जाती है और रिंग भी गैसों से बनी हुई रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए बृहस्पति ग्रह एक गैसियस ग्रह है, ठीक है, ये गैस से बना हुआ ग्रह है। तो आपको बताना है कि बृहस्पति के जैसा ग्रह इनमें कौन सा नहीं है। देखिए शनि भी गैसियस है, अरुण भी गैसियस है, वरुण भी गैसियस है, लेकिन मंगल जो ग्रह है वो पार्थिव ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो आपको बताना है कि 8 ग्रह में से 2 ग्रह क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है बुध शुक्र, पृथ्वी शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये ही क्या करते हैं 6 ग्रह एक डायरेक्शन में मोशन करते हैं और बाकी शुक्र और अरुण, ठीक है, वीनस और यूरेनस ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि वामावर्त दिशा में घूमते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो जो ब्रह्मांड में एक विस्फोटी तारा होता है वो उसका नाम क्या है? ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या फिर अभिनव तारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा। ये विस्फोटी तारा होता है और जब ये अपनी परिपक्व स्थिति में होता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। तो ये अभिनव तारा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन
वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? तो वो थे अपने कोपरनिकस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही हमें ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आपको मैंने कल बताया था कि जो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तो ये रहेगी 3214। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब देखो भारत के तट रेखा की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। अगर हम देखा जाए तो भारत के तट रेखा की लंबाई अगर सभी द्वीपों को भी जोड़ दिया जाए तो वो 7516 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ तट रेखा की और यहाँ ऑप्शन को ध्यान में रखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर वो लंबाई है जो कि द्वीपों को छोड़कर जोड़ी जाती है। तो ये जो यहाँ पर अगर हम बात करें समुद्र यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक है, तो आपसे ये लंबाई पूछी गई है, ये लंबाई पूछी गई है। तो ये लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर की रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है 2.2%, सेकंड ऑप्शन है 2.4%, थर्ड ऑप्शन है 2.8% एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.2%। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 2.4%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। इसमें यह पूछा गया है कि भारत का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना है 2135 मीटर से ऊंचे पर्वतों वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। तो 10.7% क्षेत्रफल हमारे भारत का ये पर्वतीय क्षेत्र में आता है और उन पर्वतीय क्षेत्र में आता है जिनकी लंबाई, जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? अब इसमें ये वो क्षेत्रफल पूछा गया है जिसमें पर्वत और पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वत और पहाड़ियों से ढका हुआ है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन रहेगा, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3% भाग क्या है, पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठारों का विस्तार है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पठार कितने प्रतिशत भाग पर हैं? तो पठार हैं अपने 27.7% भाग पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है 27.7% भाग पर क्या है, पठारों का विस्तार है। उसके बाद है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मैदानों का ही है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 43% भूभाग पर मैदान हैं भारत के, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि टेरिटोरियल वाटर जो है उसकी जो सीमा है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय तट की तो ये भारतीय कुछ ऐसा तट है। अगर इस भारतीय तट से अगर हम बात करें 12 नॉटिकल माइल्स का, 12 नॉटिकल माइल्स का, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर का जो सीमा है वो होती है। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स, और नॉटिकल माइल्स क्या होती है, समुद्री मील होती है। ठीक है, तो प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है,
भारत का संलग्न अक्षेत्र यानी कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने अभी जो आपको बताया है कि टेरिटोरियल सी की जो सीमा है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, और यहाँ पर पूछा गया है कॉन्टिग्यूअस जोन यानी संलग्न अक्षेत्र कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, ये होता है 24 नॉटिकल माइल्स तक। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो भारत का संलग्न क्षेत्र है यानी कॉन्टिग्यूअस जोन है वो 24 नॉटिकल मील का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में भी आ चुका है, यानी संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी तक होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा संलग्न क्षेत्र का, सॉरी संलग्न नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो क्षेत्र है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तीनों जो क्षेत्र हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्षेत्र क्या था, पहला क्षेत्र था टेरिटोरियल वाटर का, दूसरा क्षेत्र था कॉन्टिग्यूअस जोन और तीसरा क्षेत्र था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो क्षेत्रफल है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह थे, कौन थे ये थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन और भी देख लेते हैं क्या है, सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। दसम ग्रंथ के रचयिता, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी क्या हैं, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इन्हीं के नाम पर वहां पर एक पटना साहिब करके गुरुद्वारा है, ठीक है, जो आस्था का एक केंद्र है। तो आपको याद रखना है सिखों के कौन से गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था, ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार थे, ये क्या थे बेटा, ये थे योद्धा, मूर्ति के शिल्पकार, संत और व्यापारी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, संत। तो दक्षिण भारत में 12 तो क्या थे, अलवार थे, आपको याद रखना है अलवार, और 63 यानी 63 नैनार थे, ठीक है, नैनार, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये संत थे, भक्ति संत थे दक्षिण भारत के, अलवार और नैनार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान गलत है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक बार ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर ए में नामदेव है जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, ये भी क्या है, भक्ति संत है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे वो कौन थे, नामदेव। उसके बाद बंगाल के भक्ति संत थे चैतन्य, बिल्कुल सही है। नरसिंह मेहता गुजरात से थे, ये भी सही है। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखना है वल्लभाचार्य। जो वल्लभाचार्य थे वो गुजरात के नहीं थे, वो कहाँ के थे, वो चंपारण के थे, किसके, चंपारण, चंपारण के थे। और ये चंपारण आज के छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चंपारण आज के छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर जो मिलान गलत है वो ऑप्शन नंबर डी ही है, वल्लभाचार्य कहाँ पर, गुजरात से संबंध नहीं रखते थे, वो छत्तीसगढ़ यानी आज के चंपारण, जो चंपारण है जो आज के छत्तीसगढ़ में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संतों के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्रेय। तो आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट संत है जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, वो है तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध का जो वंश था वो था शाक्य, तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। तो आपको बताना है कि महावीर का जो जन्म है वो किस राजघराने में हुआ था, तो ये हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्षत्रिय। उसके बाद है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा ये गया है कि कौन से वो भक्ति संत हैं जिन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था अपने प्रचार और प्रसार के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा रामानंद। तो रामानंद पहले भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी का प्रयोग अपने संदेश और प्रचार प्रसार के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन आई थिंक थे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।